उत्तर प्रदेश स्पेशल जो समसामयिकी हम बना रहे थे, तो उसमें से आपका 5वां लेक्चर जो है आपका यहाँ पे उपलब्ध है। सारे लेक्चर देखने के लिए आप इसके प्लेलिस्ट में जाइए, सारे लेक्चर देख लीजिए। आपको उत्तर प्रदेश से संबंधित जो भी परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं उस काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। तो 2022 की परीक्षाओं को ध्यान में रख करके मैं ये बना रहा हूँ। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला आपका ये है कि अभी हाल ही में एक ड्राफ्ट तैयार हुआ है, जिसमें आप जानते हो कि दिल्ली के आसपास के क्षेत्र को विकसित करने के लिए एनसीआर रीजन डिक्लेयर किया जाता है। तो इसमें क्या है कि दिल्ली विशेष हो गया, उसके बाद में थोड़ा पार्ट राजस्थान का, कुछ हरियाणा का पार्ट और कुछ यूपी का। ठीक है, तो नोएडा, ग्रेटर नोएडा, ये सब जगह जो हैं ये सब आपका एनसीआर के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो अब इसमें क्या किया जा रहा है कि इसमें उत्तर प्रदेश के 2 और ज़िले शामली और मुजफ्फरनगर को भी शामिल करने के लिए एक ड्राफ्ट तैयार किया गया है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में क्या मतलब कौन कौन से 2 ज़िलों को या फिर 2 शहरों को यहाँ पे एनसीआर में शामिल करने के लिए ड्राफ्ट तैयार किया गया है। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरा ये हो गया कि भी हाल ही में आपने देखा होगा कि 1-2 महीने पहले देखा होगा कि ललितपुर में ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा बनाने के लिए एक मंजूरी प्राप्त हुई है। तो ललितपुर है क्या? अगर उत्तर प्रदेश की हम अवस्थिति देखेंगे तो वहाँ पे दक्षिण की तरफ, ठीक है, ये मध्य प्रदेश 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। अब बुंदेलखंड के रीजन में यहाँ पे आता भी है ललितपुर। तो वहाँ पे एक ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा बनाने की बात चल रही है। ठीक है, अब देखो एक होता है ग्रीन फील्ड, एक होता है ब्राउन फील्ड। मतलब क्या है? ग्रीन फील्ड का मतलब अगर वहाँ पे शुरू से जीरो से काम शुरू करना पड़े तो उसको बोलते हैं ग्रीन फील्ड। ठीक है, फिलहाल ये द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ था तो उस समय आपका एक हवाई पट्टी बनाई गई थी, लेकिन ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर आपका हवाई अड्डे के लिए तैयार नहीं हुआ था। तो इसीलिए जब कोई भी योजना बनती है तो उसको ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड में रख दिया जाता है। तो ग्रीन फील्ड वो होगा जहाँ पे हम शून्य से काम शुरू करेंगे। तो ललितपुर में हवाई अड्डा बनाने के लिए मंजूरी प्राप्त हुई। अब यहाँ पे एक बांध परियोजना को भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा यहाँ पे उसको मंजूरी मिली थी। ठीक है, तो नाम क्या था उसका? तो उसका नाम था बंडई बांध परियोजना, वो भी ललितपुर में है। तो कई बार आपसे ऐसे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। अभी 3 सितंबर 2021 को एक फैसला लिया गया जिसमें गन्ना का एमएसपी बढ़ाया गया था। अब इसमें जो आपका 2 तरीके से, एक स्वीकृत और अस्वीकृत गन्ना, 2 तरह का किस्म के गन्ने होते हैं। तो स्वीकृत जो मतलब अच्छे क्वालिटी का गन्ना था तो उसको 325 रुपया पर कुंटल उसका भाव चल रहा है। मतलब सरकार उसका एमएसपी डिसाइड किया है। और अस्वीकृत जो टाइप का गन्ना है उसका जो पर क्विंटल दाम है वो है आपका 315 रुपया। तो ये आपसे कई बार परीक्षाओं में पूछता है। अगला है एफपीओ के तहत। ठीक है, तो एफपीओ के तहत अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में पहला प्राइवेट कृषि मंडी जो है वो आपका कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो वो कहाँ पे स्थित है? तो आगरा ग्वालियर राजमार्ग पे, नेशनल हाईवे पे स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट आपका हो गया कि अभी एक चर्चा में है कि तीर्थ स्थल घोषित किया गया है एक क्षेत्र को, जैसे श्री कृष्ण जन्म स्थान जहाँ पे है। ठीक है, तो वहाँ के 10 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र को तीर्थ स्थल घोषित किया गया। ऐसा कई जगहों पे किया जा रहा है। ठीक है, तो मतलब अलग अलग स्क्वायर फीट के हिसाब से वहाँ पे एक तीर्थ स्थल घोषित करने से क्या होगा कि वहाँ पे कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी स्थायी रूप से नहीं रह जाएगी, या फिर अगर वहाँ पे है भी प्राइवेट प्रॉपर्टी तो उसका डेवलपमेंट जो होगा ना वो आपका आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हिसाब से होगा। वो जैसी बिल्डिंग बनाने को कहेगा, जितना माला बनाने को कहेगा, ठीक है, तो उतने हिसाब से होता है। तो ये उसका विशेष यहाँ पे प्रयोजन होता है। अगला है आपका यहाँ पे नेशनल जो विधि विश्वविद्यालय मतलब क्या होता है? लॉ यूनिवर्सिटी। तो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो है वो आपका यहाँ पे इलाहाबाद में, जो कि प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, वहाँ पे ये बन रहा है। ठीक है, तो अभी हाल ही में क्या हुआ था कि सितंबर की बात है, तो 2021 वहाँ पे राष्ट्रपति कोविंद जी भी गए थे। तो उन्होंने वहाँ पे हाई कोर्ट जो है, क्योंकि आप जानते हो कि इलाहाबाद में उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट भी स्थित है प्रयागराज में, और अभी भी हाई कोर्ट का नाम जो है तो वहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट के नाम से ही जाना जाता है। तो वहाँ पर राष्ट्रपति ने कुछ हाई कोर्ट के चीज़ों का शिलान्यास किया, जैसे कि एडवोकेट चैम्बर और एक आपका मल्टी स्टोरी पार्किंग जो है वो आपका हाई कोर्ट को दिया गया है। और ये बात भी आपको जानना चाहिए कि इलाहाबाद का जो हाई कोर्ट है वो जब बना था तो 4थे नंबर पे बना था। ठीक है, तो बम्बई, मद्रास, कोलकाता के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट 3रे नंबर बना था। इसी तरीके से इलाहाबाद विश्वविद्यालय का भी अपना एक स्थान है। तो ये सब जानकारियाँ धीरे धीरे करके उत्तर प्रदेश विशेष में हम आएंगे
तो उसको जानते ही रहेंगे। तो राष्ट्रपति ने नेशनल जो लॉ यूनिवर्सिटी है उसका भी शिलान्यास किया था। अब यहाँ पे अगर बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट है, तो जजों की संख्या के हिसाब से इंडिया का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है। ठीक है। एक और चीज़ यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि भारत की पहली महिला जो वकील है जो कि हाई कोर्ट में वकालत करती थी, तो वो कौन थे? तो 1921 में पहली महिला वकील जो है उनका नाम था कॉर्नेलिया सोराबजी। ठीक है। तो कॉर्नेलिया सौरभ जी जो है वो आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट से ही वकालत करती थी, अपना प्रैक्टिस करती थी। तो ये भी आपका कई बार आपसे पूछा जा सकता है, ये नेशनल लेवल पे न्यूज़ है। अगला आपका है कि हाल ही में आपका अलीगढ़ में एक नया विश्वविद्यालय बन रहा है जिसका शिलान्यास किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो इसमें किया ये जा रहा है, मतलब जो विश्वविद्यालय का नाम रखा जाएगा वो है राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय। तो अब इसमें एक बात बताइए कि ये जो महेंद्र प्रताप सिंह थे कौन? तो सबसे पहले आप ये जानिए कि ये आपका एक, इनको स्वतंत्रता सेनानी आप मान सकते हैं। और इन्होंने, इनका सब विशेष जो योगदान है वो ये है कि इन्होंने, उसमें एक चलन था ना कि मतलब भारत में कुछ जगहों पे स्वतंत्र सरकारें या पैरेलल सरकारें बनाई जाती थी। तो 1915 में पहली अंतरिम सरकार भारत के लोगों के द्वारा बनाई गई थी, वो आपका अफ़गानिस्तान में बनाई गई थी। ठीक है। और उसमें आपका राजा महेंद्र प्रताप सिंह भी शामिल थे और पीएम वहाँ के उस सरकार के बरकतुल्ला को बनाया गया था। ठीक है। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी जिसको आप जानना चाहिए। ठीक है। अगला है कि आपने ये भी सुना होगा कि उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, विकसित किया जा रहा है। तो कई शहर इसमें शामिल हैं जहाँ पे आपका ये डिफेंस कॉरिडोर के तहत फैक्ट्री लगेगी, कारखाने लगेंगे। तो ये कौन कौन से शहर शामिल हैं उसको हम यहाँ पे देखते हैं। तो 6 शहर हैं। शहर का नाम देख लेते हैं। तो 6 शहरों में से पहला आपका लखनऊ हो गया, कानपुर, आगरा, अलीगढ़, चित्रकूट, झांसी। अभी आप हमारा पिछला वीडियो देखेंगे तो मैंने झांसी के बारे में बताया था कि वहाँ पे क्या बन रहा है इसी रक्षा गलियारे के तहत। लखनऊ में क्या बन रहा है इसको भी मैंने बताया था। तो आप सबको लिंक करेंगे तो आपका एक प्रॉपर नोट्स तैयार हो जाएगा। अगला है यूपी में मातृभूमि योजना एक है। मातृभूमि योजना मतलब भूमि से संबंधित होगी, धरती माता। ठीक है। यहाँ पे मातृभूमि, ठीक है, तो भूमि माता, धरती माता, ऐसी कोई योजना अगर यूपी में चली है तो वो किससे संबंधित हो सकती है, इससे आइडिया लगाइए। ये मैं जानबूझ के बता रहा हूँ। ये है आपका ग्रामीण विकास, पंचायती राज। पंचायती राज क्या है? ये आपका स्थानीय स्वशासन की तो बात करता है। 73rd आपका 73वें संविधान संशोधन के तहत ही तो इसको बनाया गया था, तो मतलब इसको संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई थी। तो ये आपका मातृभूमि योजना जो है, पंचायती राज, स्वास्थ्य केंद्र बनेंगे, आंगनवाड़ी, पुस्तकालय, स्टेडियम, व्यायामशाला और पशु नस्लों में सुधार, मतलब उनकी जो कैपेसिटी है। ठीक है। तो एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर में भी, या फिर जो एग्रीकल्चर से सहायक जितने भी आपके जहाँ से रिसोर्सेज हैं उनको समृद्ध करने के लिए आपका ये यूपी में मातृभूमि योजना चलाई गई है। और अग्निशमन सेवा स्टेशन भी कई जगह बनाने की योजना है। तो ये सब इसके अंतर्गत यूपी मातृभूमि योजना के तहत किया जा रहा है। अगला है कि मथुरा में एक प्लांट लगाया जा रहा है जो कि फ़िलहाल है तो प्राइवेट, लेकिन ये आपका उत्तर प्रदेश के सहयोग से बना है, उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से बना है। तो आप जानते हो कि अब अभी इंडिया जो है आपका एफडीआई के तहत इन्वेस्टमेंट जो है उसको अट्रैक्ट कर रहा है। तो उत्तर प्रदेश में इसमें केंद्र में शामिल है। कई आपने देखा होगा कि नोएडा सेक्टर में, जो उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र है, तो वहाँ पे कई आईटी कंपनियां भी आपका समृद्धि से काम कर रही है। सैमसंग एशिया के सबसे बड़ा प्लांट जो है आपका यहाँ पे लगा रही है। तो इस तरीके से आपका एक नई शुरुआत हुई है कि पेप्सिको जो फूड प्लांट है वो आपका मथुरा में उत्तर प्रदेश के सहयोग से यहाँ पे बनाया गया है। ठीक है। ये आपका अगर ये यूपी का एटलीस्ट आपका सबसे बड़ा प्रोसेसिंग प्लांट होगा। ठीक है। अगला है कि उत्तर प्रदेश में एक बोर्ड गठित किया गया है जो चर्चा में है, और ये है आपका किन्नर कल्याण बोर्ड गठित किया गया। ठीक है। इसमें अध्यक्ष की नियुक्ति की गई है। तो अध्यक्ष जो होगा आपका वो पदेन कौन होगा? समाज कल्याण मंत्री। जो आपका उत्तर प्रदेश सरकार में जो समाज कल्याण मंत्री होगा वो आपका डिफैक्टो यहाँ पे अध्यक्ष बन जाएगा। मतलब अगर जिसका नाम समाज कल्याण मंत्री के लिए बना तो वो अपने आप अध्यक्ष बन जाएगा, उनको उसको अलग से नियुक्ति नहीं लेनी पड़ेगी। एक बात हो गया। और इसका जो कार्यकाल होगा, मतलब अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष के लिए होगा इस पद का। और उसके बाद ये यूपी लेवल पे हो गया, ये स्टेट लेवल पे हो गया।
जिला लेवल के एक स्तरीय किन्नर आपका कल्याण बोर्ड बनेगा। उसमें जो आपका बोर्ड रहेगा उसमें 13 सदस्य रहेंगे, उसमें जिलाधिकारी भी शामिल रहेगा। ठीक है। अब अगला जो समाचार है वो आपका फोर्टिफाइड चावल से संबंधित है। अभी हाल ही में एक भ्रम फैलाया गया कि बरेली में, जो आपका उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आने वाला एक ज़िला है, तो बरेली में क्या हुआ कि एक राशन की दुकान पे ऐसी चर्चा हुई कि वहाँ पे फोर्टिफाइड चावल बेचा जा रहा है। फोर्टिफाइड चावल क्या होता है कि उसमें उसको चावल को थोड़ा महंगा दिखाने के लिए उसको पॉलिश कर दिया जाता है। पॉलिश करने की वजह से उसमें कुछ जो आपके विटामिन होते हैं तो वो आपका वहाँ से निकल जाते हैं, उससे साफ़ हो जाते हैं, तो वो आपका किसी काम का नहीं रह जाता चावल। तो ऐसा भ्रम फैलाया गया, तो इसीलिए आपका ये चर्चा में है कि क्या एक्चुअली में हम जो चावल खाते हैं वो आपका फोर्टिफाइड चावल है या फिर जो नॉर्मल चावल होना चाहिए, जो ठीक चावल होना चाहिए आपका, वो है। आखिर फोर्टिफाइड चावल मिलाने के लिए जो हमारे इंडिया के लिए जो जिम्मेदार संस्था है FSSAI, ठीक है, फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अथॉरिटी बोर्ड ऑफ इंडिया, तो मतलब भारत के लिए जो आपका खाद्यान्न की गुणवत्ता का जांच करता है FSSAI, यहाँ पे मैंने लिखा है, तो उसका क्या मानक है कि कितना फोर्टिफाइड चावल अलाउड है मिक्सचर करना। पहली बात तो आप ये समझिए कि फोर्टिफाइड जो चावल होता है उसमें B2 और B3 वो आयरन जो होती है उसकी आपका यहाँ पे कमी हो जाती है फोर्टिफाइड चावल अगर है तो। अब इसमें क्या हुआ कि जो पॉलिश्ड चावल होगा ना, पॉलिश्ड होगा, उसमें कुछ विटामिन की कमी हो जाती है। अगर ये फोर्टिफाइड चावल जो कि पॉलिश हो गया है तो उसमें आपका B6, B3 और विटामिन E के पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। इसीलिए ध्यान रखेंगे कि फोर्टिफाइड चावल जो कि पॉलिश चावल है उसमें आपका फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो बोलती है कि 50 किलो सामान्य चावल में केवल 1 किलो फोर्टिफाइड चावल मिलाया जाना, ये आपका मानक तय किया गया है। अगर मान लीजिए 50 किलो में से आप अगर 1 किलो से ज़्यादा फोर्टिफाइड चावल, मान लीजिए उनका कहना है कि 50% चावल फोर्टिफाइड है, तो ये गलत है। फिर अगर ऐसा होता है तो उसमें सीधी रूप से ये नुकसान पहुँचेगा, इसमें विटामिन जो है ये सारे पोषक तत्व तो नहीं मिलेंगे, तो खाने का जो पर्पज़ है ना वो यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। अगला समाचार देखते हैं। कानपुर और आगरा में मेट्रो के लिए जो आपका प्रोटोटाइप है, प्रोटोटाइप क्या होता है, किसी चीज़ का अगर हम एक छोटा सा मॉडल बनाएं कि आखिर ये कैसे बनने वाला है, तो एक मॉडल फॉर्म में अगर कोई भी चीज़ प्रोजेक्ट की जाती है कृत्रिम तौर पे, तो उसको बोलते हैं उसका प्रोटोटाइप। मतलब कि किन किन शहरों से जाएगी, कैसी योजना रहेगी, कहाँ पे कितने सुरंग बनेंगे, कितने पिलर बनेंगे, ठीक है, और किस स्पीड से चलाई जा सकती है, कौन कौन से स्टेशन को जुड़ा जाएगा, ये सारा जो प्लानिंग होती है वो आपका प्रोटोटाइप कहलाता है। तो कानपुर और आगरा मेट्रो के लिए अभी हाल ही में फर्स्ट प्रोटोटाइप जो है वो आपका तैयार किया गया, उसका काम पूरा कर लिया गया, तो जल्दी इसका काम भी शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि इसको मेक इन इंडिया के तहत बनाया जा रहा है, तो मेक इन इंडिया के तहत बनाया जा इन दोनों को बनाया जाएगा। इसके बाद कुछ अन्य शहरों का भी मौका लगेगा, जैसे इसमें 4 शहर शामिल हैं, लखनऊ, गाज़ियाबाद, नोएडा और जो आपका ग्रेटर नोएडा है। फिलहाल यहाँ पे आपका पहले से किसी न किसी रूप में जो आपका मेट्रो है वो आपका पहले से चल रहा है। ठीक है। और जो अन्य 4 शहर हैं जहाँ पे DPR, ठीक है, तो जैसे कोई भी प्रोजेक्ट होता है तो उसका आपका डिटेल प्रोजेक्ट जो रिपोर्ट होता है, ठीक है, तो उसको यहाँ पे जारी कर दिया गया कौन कौन से शहरों के लिए। उसमें नाम देख लीजिए, गोरखपुर हो गया, वाराणसी हो गया, प्रयागराज हो गया, मेरठ हो गया, झांसी हो गया। तो जो DPR है ना वो आपका कुछ अन्य शहरों के लिए भी मेट्रो के लिए जारी कर दिया गया, तो उसमें गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, मेरठ और झांसी, ये आपका कुछ ज़िले शामिल हैं। ठीक है। अब यहाँ पे इसमें क्या होगा कि प्रोपल्सन सिस्टम वगैरह भी लगेगा, तो ये सब आपका अलग चीज़ है, टेक्निकल चीज़ है जिसको आपको इतना विशेष ध्यान रूप से नहीं देखना, लेकिन हाँ जानना चाहिए कौन कौन से शहरों में लगाया जा रहा है, कितने शहरों में DPR हो गया, कितने शहरों में उसकी प्रोटोटाइपिंग चल रही है, ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए। अगला है कि यूपी में पहला जनजातीय संग्रहालय बना है हाल ही में, तो वो आपका कहाँ पे बना है, तो वो आपका बलरामपुर में, ठीक है, बलरामपुर में इमिलिया कोडर, ये आपका जगह का नाम है, वहाँ पे बलरामपुर में इमिलिया कोडर, जो मेरे हिसाब से मैं उतना श्योर नहीं हूँ लेकिन शायद एक गांव है बलरामपुर के अंतर्गत, तो ये आपका वहाँ पे एक जनजातीय संग्रहालय बना है। आखिर वही जगह क्यों चुना गया, क्योंकि वहाँ पे थारू जो जनजाति है वो आपका एक ठीक ठाक मात्रा में देखने को मिलती है। ठीक है। तो थारू जनजाति संग्रहालय जो है वो आपका थारू जनजाति ही के अंतर्गत आता है, ट्राइबल अंतर्गत आता है, तो इसीलिए आपका इसको विकसित किया गया है।
अब यहीं पे लगे हाथ हम थारू के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। तो लखीमपुर खीरी महाविद्यालय जो है आपका थारू जनजाति के लोगों को पढ़ने के लिए, उनको शिक्षा प्रदान करने के लिए विशेष तौर पे इसको बनाया गया है। उसके अलावा 1980 में थारू विकास परियोजना जो है वो आपका यूपी में लॉन्च की गई है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो थारू जो जनसंख्या है वो आपका तीसरा सबसे बिगेस्ट आपका ट्राइबल जनसंख्या है थारुओं का, ठीक है। तो ये अगर हम जो अलग से जनजाति पढ़ाएंगे तो उसमें उत्तर प्रदेश विशेष में इन सब चीज़ों को हम डिटेल में कवर करेंगे। अब थारू जनजाति में कुछ प्रचलन है, जैसे कि बजहर नामक जो पर्व है वो ये मनाते हैं, और बदला विवाह की वहाँ पे प्रथा है, एक्सचेंज मैरिज जो है वहाँ पे चलता है। बदला विवाह तो आप सीधे काम समझ सकते हैं कि अगर घर से एक लड़की आई है तो एक लड़का भी जाएगा, इस तरीके से। अगला है आपका बिजनौर में एक मेडिकल कॉलेज बन रहा है जिसका नाम महात्मा विदुर के नाम पे रखा जाएगा। एक छोटी सी योजना थी। प्रतिहार शासक जो मिहिर भोज हैं वो आपका गौतम बुद्ध नगर क्षेत्र के आसपास वहाँ पे मतलब देखने को मिलता है, उनका जगह जो है देखने को मिलता है। तो प्रतिहार शासक मिहिर भोज जो है उनकी एक प्रतिमा जो है वो आपका दादरी में स्थित एक कॉलेज है जिसका नाम है मिहिर भोज कॉलेज ही है, वहाँ पे इनकी प्रतिमा जो है वो स्थापित की गई है, इसलिए ये चीज़ आपका यहाँ पे न्यूज में है। अब मिहिर भोज के बारे में थोड़ा अगर पढ़ने का प्रयास करें तो मिहिर भोज की राजधानी कन्नौज राजधानी थी उनकी, और ये आपका गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक थे। कई बार आपसे वंश पूछ लेता है कि किस वंश के शासक रहे हैं, तो मिहिर भोज जो है वो आपका गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक थे, और ये 9वीं शताब्दी में आसपास के समकालीन हैं, और ये एक विष्णु भक्त थे, ठीक है। अब ग्वालियर प्रशस्ति अभिलेख जो है, ध्यान रखिएगा कि मिहिर भोज के बारे में जो हमको डिटेल में जानकारी प्राप्त होती है वो आपका ग्वालियर प्रशस्ति अभिलेख के द्वारा प्राप्त होती है। तो ऐसा नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ वो केवल आपका समसामयिकी है, उसमें आपका कुछ हिस्ट्री के पोर्शन भी जुड़ेंगे जो किसी न किसी वजह से आपका करंट अफेयर में आ जाते हैं, उनका नाम समझ में आता है। तो मैंने आपका मिहिर भोज के बारे में डिस्कशन कर लिया। नेक्स्ट आपका जो है आपका है कि बदायूं से पुरातात्विक जो कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो बदायूं जो आपका यूपी में एक ज़िला है, वहाँ पे खेड़ा में एक जलालपुर गांव है, ठीक है। वहाँ पे गुप्तकालीन 7वीं और 8वीं शताब्दी के कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं, कुछ दीवारें प्राप्त हुई हैं। अभी उनका एक्सकेवेशन और उनकी पहचान, उनका रिसर्च चल ही रहा है। अगर हम बात करेंगे तो प्राचीन पांचाल जो है, ठीक है, तो प्राचीन पांचाल जो है आपका बदायूं क्षेत्र में ही देखने को मिलता है। अब बदायूं में कुछ और लोग भी फेमस हैं, जैसे कि इल्तुतमिश जो है वो इक्तेदार था, ठीक है। मामलुक वंश जो था वहाँ पे बहुत से इक्तेदार हुआ करते थे, तो ये सब चीज़ें बदायूं से संबंधित है। और इल्तुतमिश आपका यहाँ पे इक्तेदार रहा था, किसके शासन के अंतर्गत? इल्तुतमिश भी आप जानते हो कि मोहम्मद गोरी का ही गुलाम था, और जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो भी आपका मोहम्मद गोरी का गुलाम था। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक गुलामों का गुलाम, मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक का भी गुलाम इल्तुतमिश रहा था, ठीक है। बाद में वो शासक भी बना, तो गुलाम वंश का शासक। तो इसमें क्या हुआ कि इल्तुतमिश पहले कुतुबुद्दीन ऐबक के जब अंतर्गत था तो यहीं का इक्तेदार था, बदायूं, ठीक है। अगला है यहाँ पे कुछ और शख्सियत देखने को मिलते हैं बदायूं में, जैसे निजामुद्दीन औलिया हो गए, ठीक है, और बदायूनी हो गया। तो ये कुछ लोग हैं जो कि फेमस हैं बदायूं से, आपसे ये लिंक करने के लिए पूछ सकता है। अगला है कि एक मेडिकल डिवाइस पार्क जो है वो आपका स्थापित किया गया हाल ही में, तो वो कहाँ पे किया गया, तो ये आप ध्यान रखेंगे कि गौतम बुद्ध नगर में किया गया। तो इसी के साथ आपको जो ये 5th सीरीज़ था उत्तर प्रदेश समसामयिकी का वो यहाँ पे समाप्त होता है। इसी तरीके के वीडियोज़ को हम बनाते